निशा, देवर जी को गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है और इतने कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, लगता है वो तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कहकर निशा बात को टाल देती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन की तरफ जा रहा था और फोन पर लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। पार्लर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। रीना अपनी दोनों भाभियों को देखकर कहती है, भाभी आप दोनों तो पार्लर से आने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ रीना, अगली बार हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे, तुम चिंता मत करो। रीना रागिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन निशा रसोई में खाना बना रही थी, तभी रीना निशा के पास आती है और कहती है, भाभी आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है और पार्टी की थीम ब्लैक साड़ी है और आपको तो पता है कि मेरे पास कोई भी ब्लैक साड़ी नहीं। आपके पास एक बहुत सुंदर सी ब्लैक साड़ी है ना, प्लीज आप वो मुझे दे दो। निशा रोटियां बनाते हुए कहती है, ठीक है रीना, तुम मेरे कमरे में जाओ और मेरी अलमारी में ऊपर ही वो ब्लैक साड़ी रखी है, उसे ले लो। और हाँ, नीचे ड्रॉअर में उसका मैचिंग चोकर भी रखा है, तुम वो भी ले लेना। और शू रैक में ब्लैक सैंडल भी रखी है, उसे भी साड़ी के साथ पहनना, बहुत अच्छी लगेगी। ओह थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर रीना निशा के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर ऊपर से साड़ी निकाल लेती है। तभी रीना देखती है कि निशा के फोन में बार बार कॉल आ रही थी। रीना फोन देखती है तो कॉल किसी नए नंबर से था। उसके बाद रीना ड्रॉअर से चोकर निकालती है, तभी फिर से फोन बजता है। रीना फिर देखती है तो उसे कोई नया नंबर दिखाई देता है। ये देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, भाभी के मोबाइल में इतने अलग अलग नंबरों से मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं। यही सोचकर रीना निशा का फोन उठाकर चेक करती है तो देखती है कि अलग अलग लड़कों के मैसेजेस और कॉल आ रहे थे। उनकी डीपी देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, भाभी को आखिर इतने सारे लड़कों के मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं। भाभी इतने सारे लड़कों से बात क्यों करती हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आता। यही सोचकर रीना फोन रख देती है और जल्दी से साड़ी, चोकर और सैंडल लेकर अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अनुपमा मोहन से कहती है, पता नहीं क्यों आज मेरे सिर में इतना दर्द है और रागिनी और रीना बाजार गई हुई हैं। अरे अनुपमा, निशा तो घर पर है, तुम निशा के कमरे में जाओ और उससे बाम लगवाकर सिर दबा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं निशा के कमरे में जाकर उससे सिर दबवा लेती हूँ। यही सोचकर अनुपमा निशा के कमरे में जाती है। वो देखती है कि निशा कंबल के अंदर घुसकर धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। ये देखकर अनुपमा निशा से कहती है, अरे निशा, तुम कंबल में घुसकर किसी से बात क्यों कर रही हो। निशा अपनी सास की आवाज सुनकर चौंक जाती है और उठकर बैठ जाती है और फिर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बताइए आपको क्या काम है। बहू, तुम्हारी जेठानी और ननद बाजार गई हुई है और मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर में थोड़ा बाम लगा दो और मेरा सिर दबा दो। हाँ हाँ माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके सिर में बाम लगाकर आपका सिर दबा देती हूँ, आपको अभी आराम आ जाएगा। ऐसा कहकर निशा अनुपमा को अपने बिस्तर पर बिठाती है और उनके सिर में बाम लगाकर सिर दबाने लगती है। तभी निशा का फोन बजने लगता है। लगातार उसके फोन पर कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। ये सब देखकर अनुपमा मन ही मन में सोचती है, बहू के फोन में तो अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं, पता नहीं इतने सारे फोन और मैसेजेस किसके आ रहे हैं बहू को। अनुपमा इस बात को अनदेखा कर देती है। निशा काफी देर तक अपनी सास का सिर दबाती है। उसके बाद अनुपमा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना निशा के कमरे में आती है और देखती है कि निशा कंबल ओढ़कर किसी से बात कर रही है। रीना निशा से कहती है, क्या भाभी, आपको भैया से कंबल में घुसकर बात करने की क्या जरूरत है, वैसे भी बात कर सकती हो। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। भाभी, मैंने सोचा कि मैं अकेली बोर हो रही हूँ तो आपके साथ बैठकर कोई मूवी देख लूं। ठीक है रीना, आओ हम दोनों बैठकर मूवी देखते हैं। ऐसा कहकर निशा टीवी ऑन करती है और मूवी लगाती है। दोनों मूवी देखने लगते हैं। तभी रीना देखती है कि वहां एक बुक रखी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था प्यार को पाने के 36 तरीके। ये देखकर रीना निशा से कहती है, अरे भाभी, आपने कैसी बुक अपने कमरे में रखी है और इस तरह की बुक पढ़ने की आपको क्या जरूरत है, भैया तो आपसे वैसे ही इतना प्यार करते हैं। अरे नहीं नहीं रीना, ये बुक तो मेरी एक फ्रेंड की है, धोखे से मेरे पास आ गई, उसे देने के लिए ही मैंने इसे निकाल कर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मैं भी सोच रही थी कि भाभी को ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। अब रीना और निशा टीवी पर मूवी देखने लगते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन महेंद्र निशा से कहता है, अरे निशा, विराट कब घर आ रहा है? मैं सोच रहा था कि हम सभी मिलकर बाहर कहीं घूमने की प्लानिंग करते हैं। महेंद्र भैया, मेरी काफी दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई है, मैं बात करके बताऊंगी। ये बात सुनकर अनुपमा मन ही मन सोचती है, बहू कह रही है कि उसकी विराट से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने तो बहू को कई बार कंबल में घुसकर बात करते देखा है।
अगर वो विराट से बात नहीं करती तो फिर किससे? वहीं दूसरी तरफ रीना भी मन ही मन सोचती है। भाभी का फोन तो हर थोड़ी देर में बजता रहता है और मैंने भाभी को कई बार कंबल में घुसकर बात करते देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी भैया के अलावा किसी और से बात करती हैं? तभी निशा कहती है, मैं आज ही विराट से बात करती हूँ कि वो कब तक आएंगे, फिर हम सब एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। सभी लोग निशा की बात पर हाँ कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को रीना निशा के कमरे में आती है और कहती है, भाभी मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई और मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती, तो क्या मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ रीना, क्यों नहीं, आओ मेरे पास सो जाओ। ऐसा कहकर निशा रीना को कंबल दे देती है। दोनों अपने अपने कंबल ओढ़कर सो जाती हैं। रात को अचानक रीना की नींद खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि निशा कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही है। रीना मन ही मन में सोचती है, लगता है भाभी भैया से बात कर रही हैं, मैं सो जाती हूँ। यही सोचकर रीना सो जाती है। लेकिन रीना की नींद 1 घंटे बाद खुलती है। तब भी वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही हैं। वो फिर सो जाती है और 1 घंटे बाद फिर उसकी नींद खुलती है। तो फिर वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल में घुसकर अभी भी बात कर रही थी। अब रात के 3 बज जाती है। उसके बाद जाकर निशा सोती है। ये सब कुछ देखकर रीना मन ही मन में सोचती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाभी इतनी देर से आखिर किससे बात कर रही हैं और लगातार उनके फोन पर कॉल और मैसेज आते रहते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब रीना भी सो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी निशा के कमरे में आती है तो देखती है कि निशा कंबल में घुसकर फोन पर बातें कर रही थी। तभी रागिनी निशा को आवाज देकर कहती है, अरे निशा, देवर जी से कितनी देर बात करोगी? मैं तो किटी पार्टी में जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं भाभी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज आप अकेले चली जाइए, फिर कभी साथ चलेंगे। ऐसा कहने के बाद उसकी जिठानी अकेले ही किटी पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनुपमा निशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि निशा कंबल में घुसकर किसी से बात कर रही थी। अनुपमा निशा से कहती है, निशा, तुम्हारा फोन कब से बिजी आ रहा है? विराट तुम्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा है? विराट का मेरे फोन पर कॉल आया है कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम विराट से बात कर लो, और एक तुम हो जो कमल में घुसकर ना जाने किससे बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे समझाने की कोशिश मत करो निशा, मैं तुम्हें कई बार कंबल में बात करते देख चुकी हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम विराट से बात कर रही हो, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम विराट से नहीं बल्कि किसी और से बात करती हो। आने दो विराट को, ये सारा जवाब तो तुम्हें विराट को ही देना पड़ेगा। ऐसा कहकर अनुपमा गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और विराट वहां आ जाता है। विराट देखता है कि घर में सभी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। विराट सबसे पूछता है, क्या बात है भैया, आप लोग मेरे आने से खुश नहीं हुए? सबके सब बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और निशा कहाँ है? कहाँ रहेगी, कंबल में घुसकर किसी लड़के से बात कर रही होगी। माँ, आप निशा के बारे में ये सब क्यों बोल रही हो? इसीलिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से निशा को कंबल में घुसकर किसी से बात करते देखा है। ऐसे भैया, मैं भी एक दिन निशा भाभी के साथ सोई थी तो मैंने भी देखा था कि वो रात भर किसी से कंबल में घुसकर बातें कर रही थी। मैंने भी निशा को कंबल में घुसकर बातें करते देखा है। और तो और निशा के फोन में हर वक्त नए नए नंबर से कॉल और मैसेज भी आते रहते हैं। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? निशा एक अच्छी लड़की है, उस पर इस तरह शक करना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निशा से मिलकर आता हूँ, तब तक आप खाना लगा दीजिए, सब बैठकर साथ में खाना खाएंगे। ऐसा कहकर विराट निशा के कमरे में जाता है। निशा विराट को देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं, दिन भर बातें करते हैं और रात को निशा और विराट अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों काफी सारी बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तब विराट मन ही मन में सोचता है, मुझे रात को सोने की एक्टिंग करनी है ताकि मैं जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या निशा सचमुच किसी और से बात करती है? यही सोचकर विराट आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करता है। काफी देर बाद विराट देखता है कि निशा विराट को सोया देखकर कंबल में घुसकर फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। यह देखकर विराट गुस्से से कंबल खींचता है और कहता है, निशा, ये सब क्या है? तुम कंबल में घुसकर किससे बात कर रही हो? इतने दिनों बाद में आया हूं मैं, और उसके बाद भी तुम कंबल में घुसकर बातें कर रही हो। इसका मतलब है कि मेरे घर वाले सही कहते हैं, तुम न जाने कितने लड़कों से कंबल में घुसकर बात करती हो। ससुराल वालों के सामने संस्कार दिखाने वाली के कंबल के अंदर हजारों चक्कर हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो विराट? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। झूठ मत बोलो निशा, मैंने अपनी कानों से तुम्हें लड़कों से बात करते हुए सुना है। और मैं ही क्या, भाभी रीना और माँ ने भी तुम्हें लड़कों से बात करते हुए सुना है। और तो और तुम्हारे मोबाइल पर हर वक्त मैसेज और कॉल आते रहते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं? विराट जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। तब महेंद्र कहता है, अरे क्या बात है विराट, तुम इतनी रात को हंगामा क्यों कर रहे हो? भैया देखो ना,
मैं निशा पर इतना भरोसा करता हूँ और इधर निशा रात रात भर कमल में घुसकर दूसरे लड़कों से बात करती है। माँ, भाभी और रीना सही कह रही थी, मैंने भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। गुस्से में ऐसा कहते हुए विराट निशा का फोन उठाता है और उसका फोन चेक करता है तो उसके अकाउंट में कुछ 1000 रुपए होते हैं। विराट ये देखकर गुस्से से कहता है, देख रहे हो भैया, मैं तो निशा को खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देता, लेकिन उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। इसका मतलब है कि ससुराल वालों के सामने संस्कार दिखाने वाली के कम्बल के अंदर हजारों चक्कर हैं। ये सारी बातें सुनकर निशा गुस्से में कहती है, बस करो विराट, बहुत हो गया। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाते जाओगे। हाँ, ये सच है कि मैं कंबल में घुसकर बहुत सारे लड़कों से बात करती हूँ, और ये भी सच है कि उन लड़कों ने मेरे अकाउंट में पेमेंट भी डाली है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा उनसे अफेयर है, बल्कि इसलिए कि मैं उन सबकी लव गुरु हूँ और इसी बात की वो मुझे पेमेंट देते हैं। झूठ मत बोलो निशा, भला तुम लव गुरु होती तो ये बात हम सबसे क्यों छुपाती? क्योंकि मैं अपने मायके वालों का खर्च उठाती हूँ, अपने भाई की पढ़ाई के पैसे देती हूँ। अगर मैं तुम लोगों को बता देती तो शायद तुम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। बस मैंने इसीलिए तुम सबको नहीं बताया। और रीना, इसीलिए मैं वो बुक पढ़ती थी जो तुमने देखा। और भाभी, बस इसीलिए मेरे फोन पर बार बार कॉल और मैसेज आते हैं, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं। तब तक रीना यूट्यूब पर निशा की प्रोफाइल सर्च करके सभी को बताती है। भैया, भाभी सच कह रही हैं, ये देखिए उनकी प्रोफाइल, ये इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी है। सभी लोग ये सब कुछ देखते हैं और निशा की सच्चाई जान जाते हैं। लेकिन तब निशा अपने पूरे कपड़े अपने अपने सूटकेस में डालकर पैक करती है और कहती है, विराट, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन तुमने और आप में से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं रखा, इसीलिए अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं नहीं निशा, गलतफहमी मुझे और मेरे परिवार को हुई है, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ निशा बहू, हमें माफ कर दे कि हमने तुझे गलत समझा। हमें पूरी सच्चाई जाने बिना कुछ नहीं सोचना चाहिए था। हाँ निशा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज हमें माफ कर दो। अब मान भी जा बहू, सभी तो से माफी मांग रहे हैं। निशा सभी को माफ कर देती है और अब सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।